हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू अवर ऑनलाइन चैनल केसी स्टडी पॉइंट। मैं सोनिया अभी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल के ऊपर। तो ये है हमारा चैनल केसी स्टडी पॉइंट। अगर आप NIOS की प्रिपरेशन करें, चाहे आप 10th क्लास की प्रिपरेशन करें या 12th क्लास की प्रिपरेशन करें, आप साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी लेक्चर्स वीडियो, सभी की सभी लेक्चर्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम है, बिल्कुल हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑप्शन बटन के साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। वहाँ से आपके जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी उसकी सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप इस वीडियोस को देख के आपका 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से NIOS के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब अगर आप लेक्चर वीडियो के साथ अब चाहते हैं कि आपको डेट शीट के बारे में पता चले, TMA के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वायरी है आपकी, कोई भी NIOS कोई भी अपडेट करता है, चाहे वो 10th क्लास से रिलेटेड हो, चाहे वो 12th क्लास से रिलेटेड हो, अगर आपको देखिए क्या क्या क्वायरीज़ के बारे में मैं बात करूँ। फॉर एग्जांपल आपका TMA है, सिलेबस है, प्रैक्टिकल है, डेट शीट है, हॉल टिकट है, या एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, प्रीपोन हुआ है, कब होगा एग्जाम, क्या चेंजेस आए हैं एग्जाम के अंदर, कैसा पैटर्न रहने वाला है, हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे नहीं अटैम्प्ट करना, जो भी NIOS जो भी आपका अपडेट करेगा वो हमारे आप एक अनदर चैनल है विच वन इज कोर्सर क्लासेस। कोर्सर क्लासेस के ऊपर आपको कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले कोर्सर क्लासेस पे मिलेगी। वो भी आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप NIOS के स्टूडेंट हैं तो आप ऑब्वियसली बात है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर टाइम नहीं चेक कर सकते कि डेट शीट में अपडेट हुआ या फिर TMA के बारे में कोई अपडेट है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारा चैनल है कोर्सर क्लासेस। वहाँ पर आप जाके जो भी अपडेट है बस बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आएगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी और नोटिफिकेशन आते ही आप चेक कर सकते हैं कि क्या NIOS ने आपके लिए अपडेट किया है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हमारे देखिए अब हम साइंस करने वाले हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर रहे हो या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रहे हो, 12th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पे फिजिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिजिक्स का आपका पूरा चैप्टर A to Z यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मॉड्यूल 1। आपका जो मॉड्यूल 1 रहेगा, मॉड्यूल 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स के बारे में ब्रीफ दे देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, वेरी फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर वीडियो है हमारी। तो इसमें अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, 4 या 5 जो भी मॉड्यूल हैं आपके। मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूल 1 के अंदर आपके कितने चैप्टर, 2 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको और मॉड्यूल्स की और डिटेल बताते जाऊंगी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का वेरी फर्स्ट मॉड्यूल जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम रहेगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा व शक्ति, कार्य, ऊर्जा व शक्ति। ये 2 मॉड्यूल है आपके, 2 चैप्टर्स हैं आपके जो आपका मॉड्यूल 1 कवर करवाते हैं। अगर आपने ये 2 चैप्टर कर लिए तो आपका मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा। ये आपके जो थ्योरी एग्जाम है उसके अंदर ये 2 चैप्टर्स आएंगे। अब जो ये लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, इन दोनों चैप्टर को करने से हमारा मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा। तो हम मॉड्यूल वाइज प्लस चैप्टर वाइज करेंगे। मतलब आपके फिजिक्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के अंदर क्या करें हम, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो 2 वीडियोस में आपका कवर होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग में लिख दिया पार्ट 1। तो आज जो हम करेंगे इसके अंदर पार्ट 1 करने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। जो हम आपका सबसे पहला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही मैं क्लियर कर दूँ। लॉ का मतलब क्या होता है, नियम। लॉज क्या होते हैं, नियम, राइट। और मोशन का मतलब क्या होता है, गति। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका देखेंगे। आप कोई भी NIOS की बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको बुक के अकॉर्डिंग करवाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियोज़ के बाद बुक को प्रेफर करते हैं, बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद बुक को पढ़ोगे तो लाइन वाइज आपको टॉपिक मिलेंगे। जैसे अगर मैं 3.1 टॉपिक की बात करूँ तो 3.1 टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। ये आपको चैप्टर खोलते ही जो वेरी फर्स्ट टॉपिक मिलेगा, थर्ड चैप्टर है। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर जो बुक में अगर आप खोलोगे तो आपका चैप्टर 3rd है ये,
बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर फर्स्ट मान के चल रहे हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1 है ये। तो थर्ड चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, ये हेडिंग आपको मिलेगी सबसे पहले 3.1 के नाम से, राइट। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, पर फोर्स और इनर्शिया पढ़ने से पहले हम ये जानने की चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। अब लॉज ऑफ मोशन कहाँ से आए, किसने दिए लॉज, क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले लॉज का मतलब होता है नियम। जैसे आप रूल्स जो आप क्या करते हैं जब आप स्कूल में होते हैं, क्या कोई बच्चे आर्मी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह रूल्स होते हैं। हमारे घर के भी कुछ रूल्स है कि मतलब इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने वो हम अलग है कि हम अपनी मस्ती में ब्रेकफास्ट करते, कभी लंच करते, कभी डिनर करते हैं, बट रूल्स हैं हमारे घर पे। स्कूल्स के भी कुछ रूल होते हैं, इतने बजे टाइम पे पहुँचना है, इतने बजे आपको लंच होगा, इतना 2 o'clock जैसे 2 o'clock आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सभी जगह रूल्स होते हैं। ऐसे फिजिक्स के कुछ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, न्यूटन। शायद आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, 9th क्लास में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो जरूर सुना होगा कि न्यूटन नाम का एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है, जिनका पूरा नाम क्या है, आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इनका पूरा नाम मैं बता दूं क्या है, इनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन। आपने बेसिकली इसको न्यूटन के नाम से पढ़ा होगा। न्यूटन जो है आपके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, न्यूटन ने आपके 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, वो किसने दिए थे, वो न्यूटन ने दिए थे। बाद में इसको क्या क्या बोला गया, न्यूटन के 3 गति के नियम, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। कितने नियम दिए थे इसने, आइजैक न्यूटन ने ये लॉज दिए थे, कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, 3 नियम दिए थे इसने, जो कि हम 1 by 1 करके आगे स्टडी करने वाले हैं। अभी कहाँ दिए थे, प्रिंसिपिया नाम की इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने ये 3 लॉज दिए थे। प्रिंसिपिया क्या है, एक बुक का नाम है जो न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक किसने लिखी थी, न्यूटन ने लिखी थी। ये बुक के अंदर, प्रिंसिपिया बुक के अंदर न्यूटन ने 3 लॉज लिखे थे। पहले वो जो लॉज थे वो किसके नाम थे, लॉज ऑफ मोशन। बाद में न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको क्या कर दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रखा गया। तो क्लियर हो इतना, मैं दोबारा बता देती हूँ। एक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया बुक के अंदर उन्होंने क्या लिखे थे, 3 लॉज लिखे थे। क्लियर हो हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। अब हम इस 3 लॉज के अंदर बेसिकली हमें 3 लॉज ही पढ़ने हैं। तो जो आपका फर्स्ट लॉ है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपका जो सेकंड लॉ है उसको बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ वाले को बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब काउंटिंग के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ को बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ को बोल देंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ को क्या बोल देंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मतलब आपके 3 लॉज थे जो न्यूटन ने दिए थे, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर मैम ये कंसेप्ट ऑफ फोर्स और इनर्शिया कहाँ आया, हमें सिर्फ 3 लॉज पढ़ने हैं। तो 3 लॉज के अंदर देखो, जब हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे ना, वो फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करेगा, आपका इनर्शिया को डिफाइन करेगा, इसलिए हमें इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, राइट। और तीनों लॉ के अंदर फोर्स का भी काम है। अगर आपको फोर्स नहीं पता होगी तो आप तीनों लॉज नहीं समझ पाओगे, इसलिए हमें कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है, तो आपको इनर्शिया भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब आप पढ़ोगे, उसके अंदर एक टर्म पढ़ोगे आप, मोमेंटम, क्योंकि सेकंड लॉ को समझने से पहले आपको मोमेंटम का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोमेंटम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सेकंड लॉ को कभी समझ नहीं सकते। आगे आगे वीडियो में आप देखते जाइए, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, वो और क्लियर होता जाएगा। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एक समरी दे रही हूँ कि हमें एक्चुअल में आगे करना क्या है, राइट। तो अब मोमेंटम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ा हमने, फिर सेकेंड लॉ पढ़ा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोला मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपको पढ़ना है। इसके ऊपर 2022 में जो अप्रैल के एग्जाम हुए उसके अंदर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसके ऊपर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है कि क्या पता इसमें से आएगा ही नहीं। हर बार क्वेश्चन आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे भी क्वेश्चन आता है, न्यूटन सेकंड लॉ पे भी क्वेश्चन आता है, न्यूटन थर्ड लॉ पे भी क्वेश्चन आता है। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछेंगे तो इनर्शिया का कंसेप्ट साथ में ऐड हो जाएगा। अगर न्यूटन सेकंड लॉ पूछ रहे हैं तो आपके अंदर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछेंगे इसके अंदर, और डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे। 100% गारंटी है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। अब क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेट्स आते हैं, किसी क्वेश्चन में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे किसी चैप्टर में, और किसी में पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ भी आपके पेपर में आया हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ भी आपके पेपर में आया हुआ है, तो तीनों लॉज आपको पढ़ने हैं। तीनों लॉज के साथ जो टर्म
जुड़ी है, जैसे फर्स्ट लॉ के साथ इनर्शिया जुड़ा हुआ है, सेकंड लॉ के साथ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जुड़ा हुआ है, और थर्ड लॉ के साथ इम्पल्स जुड़ा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक हम जो ब्रीफली डिस्कस करते हुए आगे स्टडी करते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वहाँ में उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ तक। थर्ड पार्ट, सेकंड जो पार्ट होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ। ये आपका कंसेप्ट रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करोगे आप धीरे धीरे देख पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक आप रहेगा वो हम अभी 3.1 बुक के अकॉर्डिंग क्या करने वाले, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स एंड इनर्शिया। मतलब सबसे पहले हम फोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स होती क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर फोर्स के डायमेंशन क्या है, और इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है। ये 1 बाय 1 करके हम अब स्टडी करते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स को पढ़ने से पहले आपको 2 स्टेट पता होनी चाहिए कि कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, 2 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। 2 स्टेट का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी जो बॉडी है उनकी जो स्टेट है, उनकी जो अवस्था है वो क्या हो सकती है, सिर्फ 2 हो सकती है। या तो वो रेस्ट की स्टेट में हो सकते हैं, रेस्ट यानी विराम अवस्था। रेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप एक रेस्ट वर्ड को डिफाइन करोगे, स्टॉप, मतलब अगर आपकी कोई भी बॉडी स्टॉप है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सारी तरफ से कुछ बैलेंसिंग फोर्स लग रही होगी। अभी फोर्स को डिफाइन करती हूँ, बस आपको ये समझना है कि कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में। मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मूवमेंट से है। मूवमेंट मतलब आपका चलना हो गया। अगर आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, वॉक कर रहे हो, दौड़ना, खेलना, ये सारा आपका किसके अंदर था, स्विमिंग करना। मतलब अगर आप कहीं भी मूव कर रहे हो तो वो आपका मोशन हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, जैसे अभी आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो शायद मेरी, तो कोई टेबल चेयर पे बैठ के दे रहे हो, तो आपका जो टेबल है वो रेस्ट के अंदर है, आपकी चेयर है रेस्ट के अंदर है। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं करे, सीधा मतलब आपने मोबाइल ऐसा रखा हुआ है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट के अंदर हो। तो मतलब कोई भी चीज़, जैसे ये पेन की अगर मैं बात करूँ, पेन को मैंने हैंड पे रखा तो ये क्या है, रेस्ट के अंदर है। अगर ये पेन को मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये मोशन के अंदर आ गया। क्लियर। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही तो वो रेस्ट के अंदर है, अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो क्या है, आपका मोशन के अंदर है। तो आपको 2 स्टेट क्लियर हुई कि कोई भी बॉडी की सिर्फ 2 ही स्टेट हो सकती है, या तो वो क्या हो सकता है, रेस्ट के अंदर हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, मोशन के अंदर हो सकता है। अब क्योंकि हमें चैप्टर मोशन पढ़ना है तो रेस्ट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन के अंदर भी आपका क्या आता है, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर अगर आप पढ़ते तो आप देखते कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, उसको कुछ टाइम लगेगा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ये चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता ही है अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, दूरी कवर करेगी, कुछ ना कुछ, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ ना कुछ ट्रैवल करेगी, राइट। और उसको ट्रैवल करने में कुछ टाइम भी लगेगा, राइट। जैसे अगर उसने यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने पे हो सकता है उसको 5 मिनट लगे हो, तो कुछ टाइम भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और कोई भी गाड़ी है चाहे पर्सन है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। जैसे आप कहते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में कितना चल रही है, 40 किलोमीटर, या मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है, 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें किसके केस में देखने को मिलेगी, मोशन के केसेस में। क्लियर हुआ। अब ये था थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। अब आपका मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका टॉपिक क्या है, फोर्स। हिंदी में फोर्स को, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको बता दूं, हिंदी में फोर्स को बल बोलते हैं। व्हाट इज फोर्स? देखो फोर्स कुछ नहीं है, बेसिकली फोर्स क्या है, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हैं या उसको धक्का लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम फोर्स बोल देते हैं। क्लियर। मतलब अगर हम फोर्स को 2 वर्ड्स में डिफाइन करें, फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल। अगर हम किसी भी बॉडी को अपनी तरफ पुश कर रहे हैं, या हम क्या करें, उस बॉडी को पुश कर रहे हैं, या हम अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो उसको पुश और पुल को आपका क्या बोल दिया जाएगा, फोर्स बोल दिया जाएगा। क्लियर हुआ। जब भी आपने किसी, देखिए अब क्या था, आपके पास कोई टॉय कार थी, वो सिंपल यहाँ पे खड़ी थी, आपने क्या किया, उसको धक्का लगाया, जिसकी वजह से वो टॉय कार क्या होगी, चलने लगी। तो आपने बेसिकली जो वो लगाया, धक्का से जोर लगाया, वो क्या है, आपका एक फोर्स है। अब कोई बॉडी है, उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो, जैसे कोई मान लीजिए
कोई बैंड है उसको आप खींच रहे हो अपनी तरफ, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो पुश और पुल है ना, यही आपका क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। क्लियर। अब फोर्स के अंदर आपका क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो आएगा नहीं व्हाट इज फोर्स, ये तो आपको समझाने के लिए था फोर्स होता क्या है। फोर्स के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, मतलब फोर्स को किस में मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम लिक्विड चीज़ों की बात करें, हम मेजरमेंट का क्या मतलब है, यूनिट का क्या मतलब है। देखो अगर हम कोई लिक्विड चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम जैसे कुछ मेजर करना है, मान लीजिए पानी लेना है तो हम क्या कहते हैं कितने लीटर पानी है, लीटर में मेजर करते हैं। कोई वेट मेजर करना है तो हम कहते हैं कितने किलोग्राम है। अगर कोई मतलब मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट मतलब फोर्स को किस में मापोगे, तो राइट उसको क्या बोलते हैं, उसकी एसआई यूनिट। तो फोर्स की या बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है बल की एसआई यूनिट, न्यूटन। इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपसे पूछ ले सीजीएस यूनिट के बारे में, तो उसकी सीजीएस यूनिट होती है डायन। क्या होती है, डायन। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है आपकी, डायन। अगर आपसे इसके अलावा ये पूछ लिया जाए, जो कई बार पूछा भी जाता है, 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होता है, तो आप बताओगे 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। जैसे आप कहते हैं ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, राइट। तो इसी तरह से आपका 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है। तो ये था आपका फोर्स का कंसेप्ट। अब फोर्स के कंसेप्ट में टाइप्स ऑफ फोर्स आ जाता है। जैसे टाइप ऑफ फोर्सेज में आ जाएगा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये सारी फोर्सेज है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भी हम एक चैप्टर करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पे भी एक चैप्टर करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स पे भी एक चैप्टर करेंगे। वहाँ हम इनको धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। तो ये था आपका कंसेप्ट जो आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आपका आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इनर्शिया। अब देखो आपके बुक्स में जो लिखा होगा, मैं बुक्स और लैंग्वेज में बताया कि आपका फोर्स के बारे में लिखा होगा। फिर आपका लिखा होगा कि अगर कि कोई भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ये बॉडी है, मान लीजिए फुटबॉल है, उसको मैंने पैर से किक किया, तो आप खुद ही सोचिए अगर मैं फुटबॉल को पैर से किक करती हूँ तो उसमें क्या क्या चेंज आएंगे। उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो फुटबॉल रेस्ट में थी वो मोशन में आ जाएगी, राइट। तो उसके क्या और चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले वो रेस्ट पे थी, अब वो क्या चलेगी, मोशन में चलेगी, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो यही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यही चीज़ें आपकी बुक में फोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी क्वेरी ले ली जाएगी। क्लियर। तो आपको कंसेप्ट समझना है, फिजिक्स बहुत ईजी है, राइट। तो ये था सारा आपका फोर्सेज के बारे में कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये वो। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर इनर्शिया। इनर्शिया का कंसेप्ट निकल के आता है न्यूटन से। मतलब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूटन को पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के भी क्या पढ़ेंगे हम, लॉज। फर्स्ट लॉज आपका इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन के हमने क्या पढ़ने हैं, 3 लॉज। अब उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम अब अभी तक हमने जो बात की आपकी फोर्स के बारे में, बल के बारे में बात की। मैंने आपको जैसा कि बताया बल क्या होता है, पुश एंड पुल। जैसा कि अब मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है, वो आप इसके अंदर से नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। पुश और पुल क्या होता है, एक फोर्स होता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अगर बारे में मैं बताऊँ, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखिए होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अब डायरेक्शन को तो समझ आता है कि मतलब कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करी है, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा बेसिकली। जैसे कि अगर मेरे को किसी बॉडी पे फोर्स लगाना, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके ऊपर मेरे को फोर्स लगाना है, तो मैंने बोल रही कि मैंने ए साइड, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो मैंने बोला ए की तरफ मैं फोर्स लगा रही हूँ, या मैं बोलूँ डाउनवर्ड से अपवर्ड फोर्स लगा रही हूँ, या मैं बोलूँ अपवर्ड से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ। तो मैंने क्या बता दिया, उसकी डायरेक्शन बता दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं कितना फोर्स लगा रही हूँ। जैसे मैंने कि बोला मैंने इस बॉक्स को मूव करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, या इस बॉक्स को मूव करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब आप 10, 15 एक नंबर देते हो ना, वो आपका बन जाता है मैग्नीट्यूड। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर। तो फोर्स आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है आपकी, डायन है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है। तो अब ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक 3.1, जो आपका 3rd चैप्टर है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था फोर्स, वो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। देखो जो इनर्शिया होता है ना, बेसिकली इनर्शिया को अगर एक वर्ड से समझना है आपको, तो इनर्शिया होता है किसी भी स्टेट को रेजिस्ट करना। रेजिस्ट मतलब रोके रखना, उसको चेंज नहीं कर देना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है,
अब हमने क्या किया, उसको बोला कि तुम रेस्ट में ही रहो, अपनी पोजीशन को चेंज मत करो। रेस्ट वाली बॉडी क्या आ सकती है, मोशन के अंदर आ सकती है, राइट, कि वो क्या कर देगी, अगर वो रुकी हुई है कोई चीज़ के, रेस्ट मतलब रुकी हुई है, अगर वो कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो क्या करेगी, चलना शुरू कर देगी, गति में आ जाएगी, चलना शुरू कर देगी। तो तब हम कहेंगे उसने स्टेट चेंज कर ली। अगर मैं कहूँ उसको रेस्ट में ही रजिस्ट कर दे, मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका इनर्शिया बोल देते हैं। तो मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को रेजिस्ट करती है। अब देखिए यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेजिस्ट, देखो ये लिखा हुआ है, रेजिस्ट मतलब उसको चेंज नहीं करने देती, ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये रहा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का होता है एक जैसा मोशन, मतलब अगर कि उसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करे तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो मूव करे। तो उसने क्या बोला, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दे, चेंज ना करने दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब इनर्शिया क्या है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बोला जाता है कि व्हाट इज द डैश इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब क्या चीज़ है जो इनर्शिया को मेजर करती है। इनर्शिया से हम क्या मेजर करते हैं, क्या इनर्शिया से मेजर कहते हैं, तो वो कहता है आपका मास, जिसको आप एक बारी हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज ए डिफरेंट थिंग एंड वेट इज ए डिफरेंट थिंग, पर आप इसको एक बार वेट कंसिडर करके चलो, पर आपको वर्ड याद क्या रखना है, मास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जो इनर्शिया को मतलब मेजर करने का काम करती है। तो आपको ये पॉइंट माइंड में फिट कर लेना है, क्या, मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। क्लियर। तो ये था आपका इनर्शिया का कंसेप्ट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आ रहा है हमारा लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर का जैसे नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज का मतलब होता है नियम। मतलब जैसे कि न्यूटन ने 3 नियम दिए किसी के गति को पढ़ने के लिए, किसी के बल को मापने के लिए, किसी का अगर हम एक डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ को मेजर करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। अब जो पहला लॉ है वो आपका इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, साथ में इनर्शिया को भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, मतलब मैंने पहले बताया जैसे न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहले नियम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो पहले नियम के वैसे तो न्यूटन ने दिया था, पर आपका मैं बताना चाहूँगी न्यूटन से पहले एक गैलीलियो नाम का आपका साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था, के अंदर हमने देखने कि गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले मोशन के बारे में डिफाइन किया। मोशन के बारे में इसने डिफाइन इस तरह से किया था कि जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें गैलीलियो ने ऑलरेडी बता दी थी। हाँ, वो चीज़ें क्या बताई, देखियो। जो गैलीलियो था उसने कहा कि अगर कोई भी बॉडी, जैसे हमने यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपनी स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को रजिस्ट करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहिए। किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब एक जैसे मोशन में रहने की कोशिश करेगी। राइट, ये कंसेप्ट, इतना सा कंसेप्ट गैलीलियो ने समझाने की कोशिश की थी, बट गैलीलियो इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए हमारे आए न्यूटन ने कहा। अब न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया, न्यूटन ने ये एक्सप्लेन किया। अब जैसे गैलीलियो ने इतना भी बताया, जैसे मान लीजिए कहता एक सरफेस है। अभी गैलीलियो की ही मैं थोड़ा और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। गैलीलियो ने कहा मान लीजिए एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस। इस तरह से मैंने एक सरफेस बनाया कि एक मैंने इंक्लाइन सरफेस रखा है, मतलब ऐसे ढलान में एक चीज़ रखी है, यहाँ पे मेरा ग्राउंड है, और एक मैंने यहाँ पे ढलान में चीज़ रखी है। मतलब एक ढलान मेरी ये है और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और एक ढलान ये है। अगर आप बताओ, सिंपल सी बात है, ये एक बॉल है, इस बॉल को अगर आप इस ढलान पे रखोगे, इस इंक्लाइन सरफेस पे रखोगे, तो ये बॉल डाउन होते 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 यहाँ आ जाएगी। राइट, अगर इस बॉल की स्पीड ज़्यादा है तो ये पहले यहाँ ऐसे जाएगी। राइट, फिर ये बॉल कहाँ चली जाएगी, इस हाइट पे चली जाएगी। यही होगा ना आपके साथ, अगर आपने किसी बॉल को धक्का मारा तो वो यहाँ से ऐसे आती हुई यहाँ तक जाएगी, एक पर्टिकुलर हाइट तक चली जाएगी और फिर बीच में आ जाएगी। राइट, अब गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये जब बॉल मोशन में थी ना, तो ये मोशन में रहने की ही कोशिश कर रही थी। बट अगर ये सरफेस ऐसे हो जाए, सिंपल सीधा सरफेस हो जाए, तो आपने बॉल को पुश किया,
मतलब आपने बॉल को किक मारा, बॉल को किक मारने की वजह से ये बॉल सीधा स्ट्रेट गई और यहाँ पे जाके रेस्ट के अंदर आ गई। तो गैलीलियो ने देखा कि ये बॉल मोशन में थी, रेस्ट में किस वजह से आई? जब मैंने बॉल को किक किया, आप अपनी रियल लाइफ में रिलेट करो, अगर आप किसी बॉल को किक करते हो वो कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? ऐसा क्या होता है कि वो बॉल रुक जाती है? क्यों नहीं वो कंटिन्यूसली चलती रहती? चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, एक बच्चे ने फुटबॉल को किक किया वो भी रुक जाएगी, अगर आपने फुटबॉल को किक किया तो वो भी कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं वो चलती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को गैलीलियो को थोड़ा सा समझने में मुश्किल हुई, जिसको आपने बताया न्यूटन ने। डेट्स वाई हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए जो लॉ था, अब मैं यहाँ से, अब गैलीलियो का समझ आया कि कंसेप्ट किसने दिया? बेसिकली गैलीलियो ने, पर इसकी एडवांटेज किसने ले ली? न्यूटन ने। तो इसलिए हम अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ़ द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक जैसा मोशन, राइट? तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, अनटिल और अनलेस an external force is applied on it, an external unbalanced force। देखो एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अभी बताती हूँ आपको इसका मीनिंग क्या है, आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। डेफिनेशन आपको नेट पे, गूगल पे, बुक पे कहीं भी मिल जाएगी, बहुत ईजी डेफिनेशन है। सिर्फ आपको यहाँ पे समझने पे कंसंट्रेशन करना है, और जो मैं लिख रही हूँ एज इट इज भी आप लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, जब तक कि, इसका मतलब जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी है, अनबैलेंस का मतलब है असमान बल, जब तक कि उसके ऊपर आप बाहरी असमान बल नहीं लगा देते तो वो तब तक वो मोशन में रहेगी। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स ग्राउंड पे पड़ा था, धरती पे ये बॉक्स पड़ा है, आपने ग्राउंड पे, जनरली ये ग्राउंड है, इस पे आपका एक बॉक्स पड़ा है, आपने इसको फोर्स लगाया, बल लगाया, आपने इसको धक्का लगाया, धक्का लगाने से ये बॉक्स क्या आ गया? यहाँ पे मूव कर गया। अब ये बॉक्स क्या आ गया? इस पोजीशन पे आ गया। अब ये बॉक्स ए है, अब ये बॉक्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अब ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। जनरल लाइफ में भी एग्जाम्पल है, करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। जैसे ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आया, क्लियर? तो आपने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ये मूव किया, क्लियर? पर ये बॉक्स क्या हो गया? अपने आप रुक गया। ऐसा तो नहीं आपने फोर्स लगाया वो भागता चला गया, नहीं, वो रुक गया। किस वजह से रुका? क्योंकि जो ग्राउंड है, ये जो आपकी धरती है, ये आपका जो फर्श था, इसने एक बल लगाया, इसने एक फोर्स लगाया। इसने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, जिसको आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं इसको। अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे इतना समझ लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? किसी भी चीज को, जो अगर कोई फर्श पे कोई चीज चल रही है उसको रोकने का काम करती है। तो इस बॉक्स को इसने फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया? रोक दिया। तो बाहर से फोर्स लगा ना, बाहर से फोर्स लगा तभी ये बॉक्स रुका, और राइट। अब एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या था? यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर फोर्स बैलेंस है, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है यहाँ पे भी किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस साइड भी किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ए टीम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, बी टीम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा। आप भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, बी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉक्स यहीं रह जाएगा। अगर ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो आपका ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं, ये अनबैलेंस्ड हो गया ना, ये 5 और ये 15, इसको बोलते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब एक ज़्यादा है एक कम है। तो इसलिए यहाँ पे जब आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। यही न्यूटन ने बोला था। आपका न्यूटन सेकंड लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपका न्यूटन थर्ड लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ चैप्टर की जान है, और आपका 4 to 5 मार्क्स का अब की बार जो एग्जाम है उसमें से 6 to 8 मार्क्स का आपका इन न्यूटन लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मोमेंटम के ऊपर भी आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो न्यूटन सेकंड लॉ के ही पार्ट है। तो आपको अच्छे से समझना है कि न्यूटन के लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, रेस्ट का, मोशन का और एक्सटर्नल फोर्स का। क्लियर हुआ? ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब इससे ये आपका न्यूटन लॉ की डेफिनेशन पूछ सकता है। इसमें एक और बात पूछ सकता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है। अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द व्हाट वी गेट विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलेगा? डेफिनेशन ऑफ फोर्स।
डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। हमें न्यूटन से क्या मिलता है, क्योंकि हमने कहीं भी ये तो बात नहीं की ना कितना बल लगाया जाए, हमने कहा कि बॉडी की स्टेट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है उसको आप गति में लाना चाहते हो, अगर कोई बच्चा खड़ा है उसको आप चलाना चाहते हो, तो आप उसकी स्टेट चेंज करें। वो पहले रुका हुआ था, रेस्ट में था, उसको आप मोशन में ले आए, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, यही न्यूटन लॉ कहता है। तो इसलिए हमें न्यूटन लॉ से ये मिलता है कि न्यूटन लॉ की फोर्स मिलती है कि कितना फोर्स उस पर लगेगा, मीन डेफिनेशन ऑफ फोर्स। व्हाट वी गेट फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बार बार बता दिया 3 लॉ दिए थे, तीनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों लॉ, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया हमने, सेकंड लॉ पढ़ना है। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले बस आपको यहाँ पे फर्स्ट की जगह क्या करना है, सेकंड लॉ कर देना है। अब सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, डेट इज योर मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम को नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो ये बोलेगा कि फोर्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम, जिसका 2022 के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम वाला, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, डेट इज योर मोमेंटम। इसके अंदर हम चेंज इन मोमेंटम भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना है। न्यूटन सेकंड लॉ से पहले आपको मोमेंटम समझना जरूरी है, और आपका मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 6 मार्क्स में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ न्यूटन, फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद देखेंगे हमें व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम को समझते हैं। देखिए, एक रियल लाइफ से रिलेट करते हैं इसको। कोई क्रिकेट बॉल होती है, कितना साइज होता है उसका, इतना सा, मतलब उसका मास कितना होता है, इतनी छोटी होती है क्रिकेट बॉल, ठीक है, उसका मास छोटा होता है। अगर हम एक ट्रक की बात करें, उसका मास इतना होता है, यही होता है। एक अगर मैं ट्रक की बात करूं तो ट्रक का मास, यानी कि ट्रक दिखने में मास कैसा होता है, ट्रक का ज़्यादा होता है। ये आपका ट्रक है, ये आपकी क्रिकेट बॉल है, राइट। अब देखो क्या समझाना चाह रही हूँ। जब भी कोई क्रिकेटर होता है वो क्या करता है, फील्डिंग करता है, फील्डिंग करते हुए क्रिकेट बॉल को कैच करता है। अब किसी ने चौका या छक्का मारा तो वो क्या है, क्रिकेट बॉल 6 मारा उसने, तो क्रिकेट बॉल इतनी तेजी से आपके हाथ में आती है कि जैसे ही वो कैच करने की कोशिश करता है उसके हाथ पे चोट लग जाती है, या वो बॉल को ऐसे कैच करने की बजाय हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है, दैट इज द रीजन, मोमेंटम। वो एक्सप्लेन करती हूँ क्यों करता है। मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, क्रिकेट बॉल इतनी सी होती है, छोटी सी, फिर भी उसको पकड़ने में हमें चोट लग जाती है। सेकंड थिंग, फर्स्ट एग्जांपल देखो, और सेकंड एग्जांपल की मैं यहाँ बात करूँ कि ट्रक साइज में इतना बड़ा होता है, तो हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो उसको मूव नहीं कर पाते, या हम मूव नहीं कर पा रहे उसके, क्यों नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी वेलोसिटी क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे, ड्यू टू मोमेंटम। मतलब हमें यहाँ पे ये चीज़ आया समझ में आई कि हमें यहाँ पे मोमेंटम के अंदर 2 वर्ड यूज हो रहे हैं कि मास, एक तो बॉल का मास छोटा है या ज़्यादा है, कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है, और एक डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी। अगर कोई चीज़ छोटी है, मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, मतलब बिल्कुल आराम से हमारे हाथ में आ रही है, हम इसको पकड़ पाएंगे। और अब ये ट्रक की बात करूं तो ये हो गया क्रिकेट बॉल का कंसेप्ट। अगर ट्रक की बात करूं, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी भी बहुत कम है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है, फिर भी हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ों को हम रिलेट करेंगे अब मोमेंटम से। तो अब समझ आया थोड़ा बहुत मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ट्रक और क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल क्यों लिया वो मैं आपको आगे और डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, आप डेफिनेशन लिख लेना बुक में से, मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, कि मतलब अगर मास को और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका क्या आ जाता है, मोमेंटम। ये आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। बट बेसिकली मोमेंटम अगर एक वर्ड से डिफाइन करें, मोमेंटम क्या बताता है आपका, मोमेंटम बताता है कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, कोई भी बॉडी है वो कितनी तेज या धीरे चल रही है, वो बेसिकली उसको मोमेंटम बताता है कि मोशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप डेफिनेशन में लिखोगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास को m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से। तो p क्या हो गया आपका,
मास इंटू में वेलोसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट इसके बारे में मोमेंटम में क्या लिख सकते हैं, इसका एसआई यूनिट पूछ सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने आपको फोर्स की एसआई यूनिट बताई थी, ऐसे ही हमें मोमेंटम की एसआई यूनिट निकालनी है। तो मास को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम के अंदर, राइट। और आप वेलोसिटी को किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मोमेंटम की अगर एसआई यूनिट की बात करूँ तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ही बात है, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों ही सही है, कैसे भी लिख सकते हो। तो मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज मतलब कैसी क्वांटिटी है ये। तो मोमेंटम भी क्या है, जैसे आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो बताएंगे ना। वेक्टर कौन सा होगा, जो डायरेक्शन देगा। अब कोई वेलोसिटी हो रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो कोई डायरेक्शन में चल रही होगी ना, तो इसलिए मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है आपकी, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों तीनों पॉइंट आपको इसके मोमेंटम के बारे में लर्न करने हैं। अब यही था मोमेंटम। अब हम इसके बारे में जो सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 95% आपके चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, तो आप समझने पे ज़्यादा फोकस करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो फोर्स है, क्या होता है, कहता है जो फोर्स है वो इक्वल होती है आपकी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे रेट का क्या मतलब है, मोमेंटम तो हमने समझ लिया, अब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है। जहाँ पे भी आपको वर्ड दिखे ना रेट, इसका मतलब है उस चीज़ को टाइम से डिवाइड किया गया है, मतलब डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब ये होता है। क्लियर हुआ। जैसे अगर मैंने कहा कि जो फोर्स है, फोर्स अभी अपन डिफाइन किया, फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम के। तो मोमेंटम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम का रेट है ना, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो, ये मतलब है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए जो मोमेंटम है वो होता क्या है, अभी ये रहा मोमेंटम, मास इंटू में वेलोसिटी, यही होता है ना मोमेंटम। अब देखिए, अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मैम ये क्या मतलब है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का, ये कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़ा ही नहीं है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ, राइट। अगर आपने एक्सेलरेशन में नहीं पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आपकी वेलोसिटी में चेंज होता है। अब मैम इस बात का क्या मतलब है, वेलोसिटी में चेंज होता है। देखिए कंसेप्ट समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, हमें अवॉइड नहीं करना किसी भी चीज़ को। तो अब मैं कंसेप्ट बताती हूँ आपको, थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन है जो 5 मार्क्स में आ सकती है, तो ध्यान से आपको समझना है। देखो मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अगर आपकी कोई भी कार है, एक कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, राइट। अब कोई कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी तो क्या वो, मान लीजिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मतलब 1 घंटे में। अब इस बात का क्या मतलब है, 1 घंटे में, 1 आवर में, मतलब वो कार 10 बजे चलना शुरू हुई और 11 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। क्लियर, ए पॉइंट से चलना शुरू हुई 10 बजे और 11 बजे बी पॉइंट पे पहुंच गई। अब ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको क्या ट्रैवल किया, उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब क्या 40 किलोमीटर उसने एक ही स्पीड से ट्रैवल किया, मान लीजिए कि वो चलना शुरू हुई 40 की स्पीड से, क्या उसने पूरी जर्नी में 40 की स्पीड रखी, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। कभी अपनी स्पीड उसने 30 किलोमीटर भी की होगी, कहीं अपनी स्पीड उसने 50 किलोमीटर भी की होगी, कहीं 70 किलोमीटर भी की होगी और कहीं 10 किलोमीटर भी की होगी। हो सकता है पॉसिबल। आप 1 घंटे की जर्नी कीजिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाइए, जरूरी तो नहीं आप सेम स्पीड से भागते जाओगे, आप कभी स्पीड कम करोगे कभी ज़्यादा करोगे। तो जो आपकी स्टार्टिंग स्पीड होती है, जहाँ आपने 10 बजे जो आपकी स्पीड थी, 10 बजे मैं मान लेती हूँ आपकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर को जो स्टार्टिंग स्पीड होती है, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो, जो आपकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है,
वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, बस वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है। तो जो आपकी स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट किया जाता है? यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अच्छे से बताते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए। जब आपकी स्पीड फाइनल में, जब आप 11 बजे डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तब आपकी स्पीड कितनी थी? 70। बीच में आपकी 40 भी हुई, 30 भी हुई, 50 भी हुई, 10 भी हुई, उससे हमें मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 40, तो इनिशियल वेलोसिटी। एंडिंग में कितनी थी? जर्नी जब खत्म हुई तो कितनी वेलोसिटी थी? 70। तो आपकी वो क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। किसने नोट किया था? वी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 70 किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 40 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रही हूँ आपको? थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट गया कि मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ आपको? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम होता है आपका कि पहले वेलोसिटी कितनी थी और बाद में वेलोसिटी कितनी थी। पहले वाली वेलोसिटी को जब जर्नी स्टार्ट की, जब आपकी स्पीड 40 थी, तो वो आपकी बन गई इनिशियल वेलोसिटी। जब जर्नी खत्म की, जब आपकी स्पीड 70 थी, तो वो आपकी बन गई फाइनल वेलोसिटी। राइट। अब कोई गाड़ी है, मान लीजिए वो 1000 किलोग्राम की है। एक कार है जिसको आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए। अब वो कार 1000 किलोग्राम की है। क्या 10 बजे कार का जो वेट किया आपने 1000 किलोग्राम था, क्या 11 बजे कार का जो वेट है वो 2000 किलोग्राम या 1500 किलोग्राम या 1100 किलोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कार का जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, पर चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हो सकता है पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा हो, फिर 20 की स्पीड से चल रहा हो, फिर 30 की स्पीड से चल रहा हो, फिर 40 की, फिर 50 की, फिर 60 की, फिर 50 भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है। राइट, इतनी स्पीड चेंज कर सकता है। तो मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ यहाँ पे इतना सा कहना चाह रही हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, कंफ्यूज हो गया, तो सिर्फ मैं इतना बात कहना चाह रही हूँ। आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, आप एक कार में बैठे, कार का जो वेट था वो 1000 किलोग्राम था। अब वो कार का वेट चाहे आप 5 घंटे घुमाइए चाहे 2 घंटे घुमाइए, कार 1000 किलोग्राम ही रहने वाली है। चेंज क्या हो सकता है? आपकी स्पीड चेंज हो सकती है। कभी आप 10 की स्पीड कर सकते हो, कभी 50 की, कभी 100 की, कभी 120 की। राइट। तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंटम था वो क्या कहता था? मास इंटू में वेलोसिटी। राइट। तो ये जो है ये तो मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये चेंज हो रही है मेरी, तो मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या था मेरा? m इंटू में फाइनल वेलोसिटी। फाइनल यानी कि 70, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब है मास तो वही, और वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी? u, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा मोमेंटम है, यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना होगा? तो यानी डेल्टा पी, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम वी माइनस एम यू। यानी कि क्या जाए? एम कॉमन ले जाएंगे, वी माइनस यू, ये आ गया आपका डेल्टा पी। इतना क्लियर हुआ? चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब सिर्फ सा इतना है कि आपकी स्पीड में चेंज होना। स्पीड में चेंज होने का मतलब है कि जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी की स्पीड कुछ और होगी, और जर्नी खत्म करोगे तो गाड़ी की स्पीड कुछ और होगी। उसी को बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब हमने देखा था कि जो फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ पे वापस आते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अब फोर्स क्या कहता था? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था? जो फोर्स है वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। राइट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। राइट। तो अब मैंने इसका फोर्स की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? dp/dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम क्या है मेरा? ये रहा। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है? ये एफ एज इट इज रखा मैंने। चेंज इन मोमेंटम का मेरा मतलब है एम वी माइनस यू, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? टाइम। क्लियर? अब हमें पता है कि हमारी एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी एम माइनस यू बाई में, सॉरी v माइनस यू बाई में t हमारा क्या होता है? एक्सेलेरेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो f इज इक्वल टू हमारा पास क्या आ जाएगा? m एज इट इज लिख लिया मैंने। जो सिर्फ v माइनस यू बाई टी था उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? a। तो f इज इक्वल टू m में ये आ गया आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला? न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। ये मिला है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ।
क्लियर हुआ? ये आया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो। पहला नियम ये कहता था बल की परिभाषा मिलती है, मतलब सिर्फ ये मिलता है कि बल कितना होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु का मास कितना है, 10 किलोग्राम। आपने इसके ऊपर त्वरण कितना लगाया, एक्सेलरेशन कितना लगाया, 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 50। फोर्स को किसमें मापते हैं, न्यूटन में। तो ये आ गया ना कितना फोर्स लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मतलब हमें क्या मिलता है, व्हाट इज वी गेट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिमाप मिलता है। ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर? एक बार आप इसको बुक में देखिए, अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा आपको स्टार्ट करिए और देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कंसेप्ट। क्लियर? ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर?